साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल। आज मैं अपनी लिपिड सीरीज़ के अगले कड़ी को लेकर अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपके सामने फिर से हूँ। लिपिड सीरीज में आपने जाना कि लिपिड्स क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फिर आपने इनको कैसे नाप कराना चाहिए लिपिड प्रोफाइल की, इसके बारे में जाना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स के बारे में जाना। फिर आपने देसी घी के बारे में जाना। देसी घी वाले एपिसोड जो वीडियो था उसमें लोगों के कुछ प्रश्न थे कि जो बाज़ार का देसी घी आता है उसमें तो लिखा रहता है बेस्ट टू यूज़ बिफोर। अब क्या उसके बाद वो घी एक्सपायर हो जाता है, क्या हो जाता है कि हम उसके बाद नहीं खा सकते? और घर में तो हम लोग कैसे जाने कि हमको कब एक्सपायर माने या बेस्ट बिफोर यूज़ कैसे जाने? इस पर मेरी राय ये है कि जब घर में घी बनाएं तो ऑन एंड एवरेज जो जितना आपकी ज़रूरत का हो, 3 महीने का आम तौर पे खर्च हो, उसकी ही रेंज में आप एक बार में बनाएं। अगर उसके ऊपर बनाते हैं एक बार में तो 2 हिस्से में रखें। मुख्य हिस्सा रेफ्रिजरेटर में रखें और एक अपना सब स्टॉक किचन में रखें। जो घी बनाएं और रखें वो साफ़, सूखे, गंध रहित बर्तन में रखें और उसको हमेशा किचन के ठंडे अंधेरे वाले हिस्से में रखें, मतलब उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और उसको हमेशा साफ़ सूखे चम्मच से निकालें या एक परमानेंट चम्मच शुरू से उसके अंदर डाले रखें जिससे आप उसको निकालें, ताकि उसके अंदर बार बार कोई नमी न जाने पाए, माइक्रोब्स न जाने पाएँ और लाइट न पड़ने पाए। ये उसको ख़राब कर सकते हैं, इसलिए ये प्रिकॉशन ज़रूरी है। बाज़ार वाले डिब्बे पे आमतौर पे उतना ही घर लेके आएँ जो कंपनी कहती है कि बेस्ट टू यूज़ बिफोर, इसके मैन्युफैक्चरर डेट से इतने दिन के बाद यूज़ करके मत यूज़ करें, तो उतने के ही लाएँ कि आप उसके अंदर यूज़ कर सकें। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि हमने किसी कारण से अपने कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा ख़रीद लिया और कहीं बाहर जाना पड़ा, सील्ड पैक कुछ रह गए और जब लौट के आए तो बेस्ट बिफोर वाला पीरियड निकल गया। अब क्या करें उस सील्ड पैक का? तो सील्ड पैक के जो देसी घी है बेस्ट बिफोर यूज़ निकल भी गया, कोई बात नहीं। अगर वो खोलने पर टेस्ट और गंध के रूप में, फ्लेवर के रूप में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है, आप उसका उपयोग बेधड़क कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, जो खुले डिब्बे हैं उनका बेस्ट बिफोर यूज़ के पहले कर लेना बेहतर रहेगा। तो इसमें अब हमारे ख्याल से कि आपके प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। और आज मैं आपके सामने देसी घी के बाद वनस्पति घी के बारे में चर्चा करूंगा। देसी घी एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशस स्रोत रहा है फैट का भारत में, और इसको डीप फ्राइंग के लिए भी अच्छा था, हर तरह से अच्छा था। लेकिन ये कालांतर में जब महंगाई के साथ या और दूसरे फैक्टर्स के साथ ये हुआ कि देसी घी कुछ लोगों के लिए मिलना आसान नहीं था, लेकिन उनको अपने खान पीन को घी के रूप में कुछ चाहिए था, तो लोग रिसर्च से ये आया कि वेजिटेबल ऑयल को क्या हम घी में बदल दें और एक सस्ता विकल्प मिल सकता है। और इस प्रोसेस को रिसर्च से जाना गया कि वेजिटेबल ऑयल को अगर हम हाइड्रोजनेट कर दें तो हम घी जैसा एक पदार्थ पा जाते हैं जो वनस्पति तेल से बनने की वजह से वनस्पति तेल कहलाया। और चूँकि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हमने इसको बनाया था तो फुल्ली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी इसका दूसरा नाम पड़ गया। तो वनस्पति घी एक्चुअली फुल्ली हाइड्रोजनेटेड ऑयल रहा। ये हाइड्रोजनेशन है क्या चीज़? जैसा हम जानते हैं कि वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड फैट है, और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड के में अंतर हमने बताया था कि अगर कार्बन चेन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं और तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा। वहीं पर सैचुरेटेड में कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं होता।
अगर हम वेजिटेबल ऑयल को गर्म करके लो टू मीडियम प्रेशर के रिएक्टर्स में निकल कैटालिस्ट के उपस्थिति में अगर हम हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस कर ले जाएं, मतलब हर बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था उसके अगेंस्ट हम उसको हाइड्रोजन लगा बैठें, हाइड्रोजन से सेचुरेट कर दें, कोई भी डबल बॉन्ड ना बचे, तो हमको जो प्राप्त होगा वो फुल्ली हाइड्रोजनेटेड ऑयल होगा। और जो कि ये रासायनिक परिवर्तन केवल रासायनिक परिवर्तन ही नहीं रह जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन होगा और ये ऑयल अब एक ठोस घी जैसा, देसी घी जैसा टूटने वाला पदार्थ बन जाएगा और उसका नाम वनस्पति घी पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि कैसे हमने पाया वनस्पति घी। वनस्पति घी जो अब रूम टेम्परेचर पे एक ठोस पदार्थ है वेजिटेबल ऑयल के अगेंस्ट, और ये जो वेजिटेबल ऑयल से बनता है तो इसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और लेकिन ये हाइड्रोजन प्रोसेस जो था, हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करने प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जहाँ सैचुरेशन होता है, सैचुरेटेड फैट हमको मिलता है, वहीं पर हमको इसमें अंदर कुछ ट्रांस फैट्स का भी जन्म होता है। अब ये ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जब पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल के हम वीडियो को देखेंगे तो उसमें हम ट्रांस फैट्स के बारे में और बेहतर जानेंगे। चूँकि ये सैचुरेटेड फैट हो जाता है, तो सैचुरेटेड फैट की वजह से और इसके अंदर चूँकि ट्रांस फैट भी होते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर LDL बढ़ाने की प्रॉपर्टी, HDL घटाने की प्रॉपर्टी और ट्रांस फैट्स की वजह से कुछ और परेशानियां, जैसे शरीर में इन्फ्लेमेशन करना और कहते हैं कि स्ट्रोक्स लाना इत्यादि इत्यादि, ये बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। वहीं पर चूँकि ये इसके अंदर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू थी वेजिटेबल ऑयल की, वो भी ख़त्म हो जाती है, तो ये सिंपल फैट रह जाता है और इसलिए जो है इसमें कोई हेल्दी इंग्रेडिएंट नहीं रहता है। कंपनियां वनस्पति घी जब बेचती हैं तो अलग से इसमें विटामिन A, विटामिन D मिलाती हैं। देसी घी के मुकाबले इसका स्मोक पॉइंट कम, अर्थात देसी घी का जहाँ 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं पर वनस्पति घी का 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ज़्यादातर हमारी डीप फ्राइंग की प्रोसेस 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक पहुंच जाती हैं और वहीं पर वनस्पति घी डिग्रेड करने लगता है, अब उसके अंदर परिवर्तन आने लगते हैं। अतः ये डीप फ्राइंग का अच्छा फैक्टर नहीं है। वो बात अलग है कि इसके प्रोडक्ट्स डीप फ्राइंग के बाज़ार में बिकते रहते हैं। इसलिए मेरी राय इस प्रोडक्ट को लीस्ट यूज़ करने की है, नहीं यूज़ करने की है। और शायद ये चेतना भी आई है, वनस्पति घी का उपयोग कम से कमतर हुआ है। मोस्टली वनस्पति घी पाम ऑयल से बनाए जाते हैं। इनके मुख्य ब्रांड रहे हैं डालडा, गगन, रथ इत्यादि। और डालडा तो ऐसा रहा है कि जब ये आया था तो वनस्पति घी का ही पर्याय बन गया। लोग मांगते देखे जाते थे कि वनस्पति घी के बजाय वो कहते थे गगन वाला डालडा दे दो, रथ वाला डालडा दे दो। और जहाँ तक पाम ऑयल की बात है, डालडा का तो डालडा के डिब्बे पे तो चित्र ही बना रहता था पाम ट्री का, जो बताता था कि हमने इसे पाम ऑयल से बनाया है। मुझे अपने बचपन की याद आती है, मैंने तो अब तो देखता नहीं हूँ, कोटोजम नाम का एक वनस्पति घी आता था। वो शायद मेरी याददाश्त के अनुसार मूंगफली तेल का बना होता था। और अगर सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं कि मैं इसको पूछ सकूं। तो मूंगफली तेल से भी घी बन सकता था, किसी भी तेल से घी बनाया जा सकता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, लेकिन सबसे सस्ता और मार्केट में जो सरप्लस है वो पाम ऑयल से बनता है, जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज रेनिसिडिटी के बारे में बताऊंगा। रेनिसिडिटी को समझने के लिए ऐसे समझें कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है, अगर वो खुला रह जाए तो
तो वातावरण की ऑक्सीजन से इसके में ऑक्सीडेशन होने लगता है, अर्थात इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है। और जब ये परिवर्तन आना होता है, ये ज़्यादातर लॉन्ग चेन जो उनकी फैटी एसिड्स होते हैं उनको तोड़ करके आता है। इसके फलस्वरूप शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, पेरोक्साइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स इत्यादि कंपोनेंट्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो ब्यूटारिक एसिड नाम का शॉर्ट फैटी एसिड्स बनता है, कीटोन और ये एल्डिहाइड सब बनते हैं, उसका जो तेल का फिजिकल प्रॉपर्टी होती है अब चिपचिपी हो जाती है और वो उसके अंदर एक अजीब सी बदबू और गंध उसकी बदबूदार हो जाती है, स्वाद भी इसका ख़राब हो जाता है। उसके जो विटामिन्स होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स के, वो नष्ट हो जाते हैं। ये जो कंपोनेंट्स बनते हैं ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इनसे हमारी एजिंग एडवांसमेंट होने लगती है, एजिंग पर असर पड़ने लगता है, हमारी न्यूरोलॉजिकल परेशानियाँ आने लगती हैं, हार्ट डिजीज़ इत्यादि होने लगती हैं। इस तरह से रेंसिड ऑयल हमारे लिए सेहत के लिए ख़तरनाक हो जाता है। अब जो रेंसिडिटी है ये वेजिटेबल ऑयल्स से ही मैंने क्यों शुरू करी, देसी घी उसमें क्यों नहीं शुरू करी, समझना ये है कि जितने बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड होंगे जितने ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा रेंसिडिटी होने की संभावना होगी। ऑयल्स में अनसैचुरेशन होता है, इसीलिए रेंसिडिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। देसी घी या वनस्पति घी में रेंसिडिटी इसलिए न्यूनतम या बहुत स्लो होती है क्योंकि इसके अंदर ना के बराबर डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन की वजह से जो रेंसिडिटी होती है उसको हम लोग ऑक्सीडेटिव कहते हैं कि रेंसिडिटी कहते हैं। और ये ऑक्सीजन जो प्रवेश करती है ये खुद मतलब ऑयल में हो सकती है बनाने के प्रोसेस के दौरान, और या जब हम पैक करते हैं तो हेड स्पेस में, पैकिंग के हेड स्पेस में जो हवा रह जाती है, ऑक्सीजन रह जाती है, उसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है। पैकिंग भी कोई डिफेक्टिव हो सकती है, उसके ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है और इसकी वजह से ये प्रोसेस एक्टिवेट हो सकता है। एयर के एब्सेंस में जो पानी का, वातावरण में जो पानी होता है, एयर में जो पानी होता है, एयर का जो मॉइस्चर होती है उसकी वजह से भी कहते हैं कि इसके अंदर रेंसिडिटी पैदा हो सकती है। इसको हम लोग हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी कहते हैं। ये एक्चुअली ट्राइग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैट में तोड़ करके होती है, फैटी एसिड्स में तोड़ करके होती है, और इससे जो है जो बदबू, इसमें भी बदबू बन जाती है, चीज़ें जो हैं खाने योग्य नहीं रह जाती हैं। और कभी कभी माइक्रोब्स के भी इंटरेक्शन से, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, मोल्ड्स कहते हैं, या यीस्ट हो गए, इनकी वजह से भी रेंसिडिटी पैदा हो जाती है। इस तरह से ये 3 प्रकार की ऑक्सीडेटिव, हाइड्रोलिटिक और माइक्रोबियल रेंसिडिटी होती है। अब हम देखें कि ये जो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी ज़्यादातर पाई जाती है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं। कंपनियां एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला करके इस प्रोसेस को हैम्पर करती हैं। दूसरा कहते हैं कि ये अगर आप जो बाज़ार से पैकेज आती हैं उसके अंदर वो लोग क्या करते हैं कि फ्लश कर देते हैं ऑक्सीजन को, पैकिंग करने के बाद नाइट्रोजन गैस से उसको फ्लश कर देते हैं, तो एयर, मॉइस्चर, माइक्रोब सब हट जाते हैं, केवल नाइट्रोजन की पैकिंग रह जाती है। तो इससे आपने प्रोसेस को ढीला कर देते हैं कि मतलब कोई रेंसिडिटी ना होने पाए। पैकिंग लंबे खींचने के बाद सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। घर में आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एयर टाइट कंटेनर में कहते हैं कि मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर माइक्रोब से बचा करके रखेंगी। अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगी, यूज़ भर के लिए खोला, फिर आपने टाइट करके कूल और डार्क प्लेस पर रख दिया, तो आपका ऑयल सुरक्षित रहता है। तो इस तरह से अगर ज़्यादा तेल लाई हैं तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो इस तरह से आप जानते हैं कि आपने अपने जो ऑयल है उसकी क्वालिटी को आप सेफ रख सकते हैं। आशा है कि आपको वनस्पति घी, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझ में आई होंगी, और आपने
इस एपिसोड को भी पिछले एपिसोड्स की तरह, वीडियोस की तरह आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पार्शियली हाइड्रोजनेटेड डायल एंड ट्रांसफैट्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों में और उसमें भेजते रहें ताकि नए लोग सब्सक्राइब पकड़ते रहें। हर चैनल वीडियो को डिटेल में देखिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।